हेलो, मैं प्रतिभा स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। NCERT का बुक है क्लास 6 साइंस चैप्टर। यह आपको हर एग्ज़ाम में मतलब उपयोगी है, हर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए हम इसके क्वेश्चंस आंसर करते हैं। हमने चैप्टर पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में वीडियो है। अगर आप चैप्टर देखना चाहते हैं तो आप इसके पहले चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। चैप्टर 6 है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो हमारे चारों ओर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि हमारे चारों ओर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे कि हम अपनी बॉडी को ही ले लेते हैं, एक छोटे बच्चे से लेकर हम कितने बड़े हो जाते हैं। ठीक है, पर डे परिवर्तन होते रहते हैं। हमारे बालों से लेके हाथों के नाखून, हाथ पैर, हर चीज़ में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये तो हुआ हमारा पर्सनल हुआ, हमारे बॉडी के बारे में परिवर्तन हो गया। ठीक है, परिवर्तन हुए। बाकी और सब भी देख सकते हैं, अपने घर में देख सकते हैं। ठीक है, कच्चा चावल है, हमने उसको पका दिया, परिवर्तन हुआ। ठीक है, आटा है, उसको गूँथ के रोटी बना दी, परिवर्तन हो गया। दूध है, जमा दिया दही, बन गया परिवर्तन। छोटा पेड़ पौधा है, उसको लगाते हैं, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, परिवर्तन हुआ। मतलब हमारे चारों ओर देखेंगे हम तो परिवर्तन ही परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ परिवर्तन होता है स्थायी और अस्थायी, यानी उत्क्रमित और अनुत्क्रमित होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके क्वेश्चन करते हैं। इसकी पूरी डिटेल मैंने मतलब जो चैप्टर पढ़ा रखा है उसमें पूरा डिटेल से बताया है। आप वो चैप्टर देखेंगे तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं करा देती हूँ 6 क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है, प्रश्न 1 है, जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। अगर मेरा पैजामा है, मेरा मन करेगा तो उसको ओढ़ के मतलब मोड़ के मैं इतना छोटा कर सकती हूँ, फिर उसको बड़ा भी कर सकती हूँ, छोटा कर सकती हूँ, फिर बड़ा कर सकती हूँ। अगर हम उसे काट दें तो हम उसको फिर सुई से सीना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि अगर जलमग्न यानी किसी पानी इलाके में हम जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो हमारे पोशाक जो है उसको मोड़ना पड़ेगा, उसकी लंबाई मोड़ के कम कर दी तो वो लंबाई को तो हम बाद में उसको सीधा भी कर सकते हैं ना, तो फिर वो हमारा जो पोशाक होगा वो तो फिर बड़ा हो जाएगा। तो इसे हम उत्क्रमित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है हाँ, उत्क्रमित कर सकते हैं, किया जा सकता है। ठीक है, ये बोल रहा है प्रश्न सेकंड है, अकस्मात आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है। अगर आपका कोई खिलौना है, प्रिय है, टूट जाता है, आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे, मतलब आप नहीं चाहते थे कि मेरा खिलौना टूटे। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा जो खिलौना टूट जाता है हम उसे फिर से उस खिलौने को वैसा तो नहीं कर सकते ना। जैसे जस्ट लाइक ले लीजिए मिट्टी का कोई खिलौना हो गया, हम उसे फिर तो बना नहीं सकते ना। उसको बनाने के लिए फिर मतलब मिट्टी लाना पड़ेगा, कुल्हाड़ी बना सकता है। ठीक है, तो ये अनुत्क्रमित है, यानी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता इसे। ठीक है, नीचे सारणी में दिया गया है, देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चंस है, नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थानों में लिखना है कि उत्क्रमित है, किया जा सकता है या नहीं। लकड़ी के टुकड़े को चीरना, एक बार लकड़ी जब चिढ़ जाती है तो उसे हम जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते ना, तो ये उत्क्रमित नहीं है। आइसक्रीम का पिघलना, अगर आइसक्रीम खा रहे हैं उसको वो पिघल जा रहा है तो हम उसे फ्रिज में रख के हम उसे फिर से जमा सकते हैं। ठीक है, तो ये उत्क्रमित हो सकता है। चीनी का जल में घुलना, चीनी को हम जल में घुला भी सकते हैं और फिर हम चीनी को जल से हटा भी सकते हैं। खाना अगर हम पक जा रहा है तो फिर उसे हम कच्चा नहीं कर सकते ना। आम का पकना, अगर एक बार आम पक जा रहा है तो उस आम को हम दोबारा कच्चा नहीं कर सकते। उसी प्रकार है दूध का दही जमना, इसे भी हम दूध का अगर दही जमा दे रहे हैं तो फिर से हम उस दही को दूध में परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ उत्क्रमित
और अनुत्क्रमित के बारे में बोला गया है। कौन सा उत्क्रमित किया जा सकता है, कौन सा नहीं किया जा सकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है, क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, उत्क्रमित नहीं कर सकते। ठीक है। अब ये आ गया आपका क्वेश्चन, टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिसे बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। सूखने पर यह कठोर हो जाती है, जिससे टूटी हड्डी हिलती नहीं है। क्या पीओपी में इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं कर सकते। पीओपी का प्रयोग करने के पश्चात उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 6 है, और रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि खुले मैदान में रखी थी, वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है। सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया, क्या उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। सीमेंट तो पत्थर की तरह हो गया होगा वो। ठीक है, तो फिर हम उसे सीमेंट बना ही नहीं सकते। देखिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सीमेंट का जल के साथ संपर्क करने पर उसमें जो परिवर्तन हुए उन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बता रहा है उत्क्रमित और अनुत्क्रमित के बारे में अंतर बता रहा है। ठीक है, ऐसे परिवर्तन जिसके अंतर्गत कोई पदार्थ किसी अन्य रूप में परिवर्तित किया जा सकता है परंतु उसके पूर्व रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उत्क्रमित परिवर्तन कहलाते हैं। और पदार्थों को उत्क्रमित पदार्थ कहते हैं। जैसे देख लीजिए, विद्युत बल्ब का जलना एवं बुझना, जला भी सकते, बुझा भी सकते, फिर जला सकते, फिर बुझा सकते हैं। गुब्बारे का फूलना तथा चिपकना, हाँ, गुब्बारे को फुला दिए, उसको फिर उसका मुंह छोड़ दिए तो वो पचक जाएगा, फिर हम उसे फुला सकते हैं। लेकिन अगर उसी गुब्बारे में अगर छेद कर दे, हाँ, तो वो फूलेगा नहीं, फूलेगा लेकिन मतलब हवा निकलते रहेगा। स्प्रिंग का खींचना तथा छोड़ने पर पूर्व अवस्था में लाना, चीनी का जल में घोल तथा पुनः चीनी प्राप्त कर लेना। अब अनुक्रमित परिवर्तन देखते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें वस्तु को नए रूप में बदल कर पुनः अवस्था में ना लाया जा सके, अनुत्क्रमित परिवर्तन कहलाता है। जैसे आटे की तो रोटी बना ली, खिलौने टूट गया, फल का पेड़ से टूटना, फिर फल को हम पेड़ में लगा तो नहीं सकते ना, फलों के मकरकंद का शहद में बदल जाना, भोजन का पचना, एक बार हमारा भोजन पच गया पेट में, फिर दोबारा तो नहीं ला सकते ना उस भोजन को पेट में, फिर तो हमें दूसरा ही खाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे चारों ओर के परिवर्तन में उत्क्रमित और उत्क्रमित के बारे में है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके आगे का चैप्टर। ये चैप्टर 7 है, पौधे को जानिए। इस चैप्टर में जो है इस चैप्टर में जो है ये पौधे के बारे में बताया गया है, पौधे के विभिन्न भागों के बारे में। ठीक है, तो मैंने इस चैप्टर का भी वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम इसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसके क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, ये निम्नलिखित कथनों को ठीक करके लिखिए। ये कैसा लिखा हुआ है, इस सबको हमें ठीक करना है। तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। तना जो है मिट्टी से जल एवं अवशोषित करता है? बिल्कुल नहीं। तना तो जो जल और खनिज लवण होता है वो पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो मिट्टी से जल और खनिज कौन अवशोषित करता है? तो वो हमारे हैं जड़। जड़ का क्या काम होता है, मैंने पढ़ाया है वीडियो में, आप देख सकते हैं। जड़ का जो काम होता है वो मिट्टी से जल एवं खनिज को अवशोषित करते हैं। पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती है? बिल्कुल नहीं। पत्तियां जो है क्या करती है, तना जो है पौधे को सीधा खड़ा करता है। पत्तियां तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती हैं। ठीक है, जड़ें जल को पत्तियां तक पहुंचाती है? बिल्कुल नहीं। तना जो है वो जल को पत्ती तक पहुंचाता है, पत्तियों तक ले जाता है। तना जो है जल एवं खनिज को पत्ती तक ले जाता है। ठीक है, पुष्प में बाह्यदल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान नहीं रहती। यदि किसी पुष्प के बाह्यदल परस्पर जुड़े हो तो उनकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी। यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हो तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा।
ये देखिए चित्र बनाइए। इस समय पत्ती का, मूसलाधार का, एक पुष्प जीव अपने सारणी में दिया गया, बुक में भी सबका चित्र बना के दिया गया है। ये चित्र बनाना है, ठीक है। क्या आपने अपने घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हो जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल होता है? इसका नाम लिखिए। तना तो होता है परंतु बहुत ही मतलब दुर्बल होता है, टूटा हुआ। उसे हम क्या बोलते हैं? देखिए, हाँ जी जानते हैं। हमारे घर के पास रसोई वाटिका में सेम का पौधा लगा है जिसका तना लंबा एवं दुर्बल होता है। इसे आरोही वर्ग में रखते हैं, ठीक है। सेम हो गया, लौकी हो गया, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, जिसका तना बहुत दुर्बल होता है। अब है प्रश्न 4, पौधे में तने का क्या कार्य होता है? तो आइए हम देखते हैं पौधे में तने का क्या क्या कार्य होता है। तो पौधे के कार्य निम्नलिखित हैं। ये पौधे के सभी वायवीय भागों को धारण करने के लिए स्थान प्रस्तुत करता है। यह पौधे को भूमि पर खड़ा रखता है। यह पौधे से ग्रहण करने वाले खनिज के जलीय विलयन को ऊपर शिखर तक ले जाने तथा पत्तियों का निर्मित खाद्य पदार्थों को पौधे के नीचे के सभी भागों तक पहुंचाने के लिए वाहिनियों को धारण करता है। कुछ पौधों में यह भोजन संचय का भी कार्य करता है। अब है प्रश्न 5, निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी सीरा विन्यास पाया जाता है? कैसा? तो जालिका रूपी गेहूं हो गया, तुलसी, मक्का, घास, धनिया, गरुड़। इसमें बताना है कि कौन से पत्ती में जालिका रूपी सीरा विन्यास होता है, ठीक है। तो तुलसी, धनिया, गुड़हल की पत्तियों में जालिका सीरा विन्यास होता है, ठीक है। यदि किसी पौधे के जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सीरा विन्यास किस प्रकार का होगा? ठीक है, अगर किसी पौधे के जड़ रेशेदार हो तो पौधे की पत्तियां जो होती है समांतर सीरा विन्यास की होती हैं। यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सीरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी? तो उसकी जड़ें मूसलाधार जड़ें होंगी। इसको मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है, ठीक है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये तो मैं सिर्फ प्रश्न उत्तर करा रही हूँ। क्या आप पत्तियों को देखे बिना उसकी पहचान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पत्ती को देखे बिना उसकी पहचान निम्न प्रकार से होती है। वृक्षों की पत्तियों में जालिका सीरा विन्यास पाया जाता है। वृक्षों में मूसला जड़ें पाई जाती है और चुप पौधों में पत्ती में भी जालिका सीरा विन्यास पाया जाता है। अधिकांश द्विवर्षीय बहुवर्षीय शाकीय पौधे की पत्तियों में भी जालिका सीरा विन्यास पाया जाता है। अब प्रश्न है 9, किसी पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। पुष्प के विभिन्न भाग के नाम लिखना है। तो पुष्प के बाह्य दल होता है, दलपुंज होता है, पुंकेसर होता है जिसे पुमंग कहते हैं, स्त्री केसर होता है जिसे जायंग कहते हैं। प्रश्न 10, निम्न में से किस पौधे में फूल आपने देखे हैं? ये बोल रहा है किस पौधे में फूल आपने देखे हैं। तो घास, मक्का, गेहूं, मिर्च, टमाटर, तुलसी, पीपल, शीशम, इस सब के नाम लिखना है कि किस में आपने फूल देखे हैं। तो पौधे के नाम जिनके फूल देखे हैं, तो गेहूं हो गया, मिर्च, टमाटर, तुलसी, पीतल, बरगद, आम, जामुन। ये तो ये तो बहुत आसान है। पौधे के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? पत्ती जो है अपना भोजन बनाता है। भोजन बनाने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? तो पुष्प के जो स्त्री केसर पुमंग का भाग होता है उसमें अंडाशय होता है। ऐसे 2 पुष्प के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और लाल लाल अलग अलग पंखुड़ियाँ हो। तो संयुक्त पंखुड़ियाँ वाले पुष्प गुड़हल, बबूल, मिर्च, मकोय, सूरजमुखी, प्याज, गेहूँ। अलग अलग पंखुड़ियाँ वाले पुष्प जो होते हैं वो सरसों, मटर, गुलाब। तो ये चैप्टर 7 के क्वेश्चंस आंसर थे, ठीक।
ये चैप्टर 8 है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं है, इसको भी कर लेते हैं इसका क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अस्थियों की संधियाँ शरीर को डैश में सहायता करती है। अस्थियों की जो संधियाँ होती है शरीर की गति में जो सहायता करती है। ठीक है, अस्थियों एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का डैश बनाते हैं, तो कंकाल बनाते हैं। ठीक है, कोहिनी की अस्थियाँ डैश संधि द्वारा जुड़ी होती है, तो कोहिनी की जो अस्थियां हैं कब्जेदार संधि द्वारा जुड़ी होती है। गति करते समय डैश के संकुचन से अस्थियां खींचती हैं, पेशियों के संकुचन से। ठीक है, अब निम्न कथनों में असत्य और सत्य असत्य को इंगित करना है। सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होती है। बिल्कुल नहीं, सभी जंतुओं की गति और चलन एक समान कैसे होती है? हाथी को और लोमड़ी को देख लीजिए, हाथी की गति तो धीरे होती है और लोमड़ी कितनी तेज दौड़ती है, कितनी चालाक होती है। ठीक है, उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है, ये भी गलत है। अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती है, असत्य। अंगुलियों की अस्थियों में भी संधि होती है। अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती है, बिल्कुल। तिलचट्टे में बाह्य कंकाल पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कंदुल खलिका संधि क्या है? कंदुल खलिका संधि जो है 2 अस्थियों की वह संधि जिसमें एक अस्थि का संधि बनाने वाला सिरा गेंद के समान गोल होता है तथा दूसरी अस्थि का सिरा गड्ढे के समान होता है, जिससे पहली अस्थि का गोल सिरा सभी दिशाओं में घूम सकता है, जैसे कंधे की संधि तथा कूल्हे की संधि। कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? कपाल की कौन सी अस्थि जो है गति करती है? कपाल के चेहरे के निचले जबड़े की अस्थि गति करती है। हमारी कोहनी के पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ पाती? हमारी कोहनी जो है पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ पाती? क्योंकि कोहनी में कब्जेदार संधि होती है जो एक ही और आगे की ओर मुड़ सकती है, पीछे नहीं। अब ये है, हमें मिलान करना है। ऊपरी जबड़ा क्या है? तो ऊपरी जबड़ा एक अचल संधि है। ठीक है, मछली क्या है? मछली, अब इसमें से हमें मिलाना पड़ेगा। का शरीर धारा रेखीय होता है। ठीक है, मछली का जो शरीर है धारा रेखीय होता है। अब पसलियाँ हृदय की सुरक्षा करती है। घोंघा होता है वो क्या होता है? बहुत धीमी गति से चलता है। और तिलचट्टा, बाकी जो बचा है वो सारा। शरीर पर पंख होते हैं, बाह्य कंकाल होता है, हवा में उड़ सकता है। ठीक है, ये चैप्टर 8 के भी क्वेश्चंस आंसर ख़त्म हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसके आगे के प्रश्न उत्तर। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए।